नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तू जो मिल जाए, जिसकी राइटर है अना अलियास, उसकी ये सेकंड एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। ये उनके यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात थी। उनसे जूनियर खदीजा, जो बहुत टैलेंटेड थी, यूनिवर्सिटी के एक तकरीरी मुकाबले में फराज ने उससे सुना और बस फिर वो तो जैसे उसके दीवाने हो गए। शीरी मध्यम लहजा। पता करने पर मालूम हुआ उनके डिपार्टमेंट के सामने वाले डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर में वो ज़ेर तालीम है, जबकि फराज खुद MBA कर रहे थे। एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझे एक तकरीर लिखवानी है अपने कज़न के लिए, आप हेल्प कर सकती हैं? एक दिन वो खदीजा के सामने पहुंच गया बात करने का बहाना लेकर। जी ज़रूर। वो ऐसी ही थी, हर वक्त हर एक की मदद को तैयार। माँ बाप की इकलौती। माँ काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर गई थी और अब सिर्फ बाप जिंदा थे। एक मतवस्त घराने से उसका ताल्लुक़ था, जबकि फराज का ताल्लुक़ एलीट क्लास से था। मगर न जाने खदीजा की सादल तबीयत बहा गई या फिर हम वक्त उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट, वो तो जैसे उसके असीर हो गए। और फिर बात सिर्फ मुतासिर होने तक नहीं रही, मोहब्बत में बदल गई। जब उन्होंने खदीजा को बताया तो कुछ लम्हे तो वो खामोश रही। क्या ये वक्ती जज्बातियत है? उसने संजीदगी से फराज की जानिब देखे बिना कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं सीरियस हूँ आपके लिए, उसने घबरा कर कहा। अगर इतने सीरियस है तो फिर मोहब्बत हासिल करने का सीधा तरीका रिश्ता होता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने घर वालों को भेजिए, मेरे बाबा जवाब देंगे। बाकी सब बातें बेमानी और हमारे मज़हब के असूलों के ख़िलाफ़ हैं। उसकी इतनी गहरी बात पर फराज को फ़ख्र हुआ कि उसने ऐसी सच्चे दिल वाली लड़की से मोहब्बत की है। उसने उसी शाम घर में बात की, क्योंकि उसका सेशन ख़त्म होने वाला था। मगर उसकी ख्वाहिश के जवाब में उसकी माँ और बहनों ने इस कदर रकीक इल्ज़ामात खदीजा पर लगाए कि उससे सुनना मुश्किल हो गया। मगर वो भी अपनी बात पर डट गया। घर छोड़ने तक की धमकियाँ दी और आखिरकार उसकी माँ को मानना पड़ा। बहनों ने तो उससे बोलचाल बंद कर दी। हालांकि जिसके लिए फराज ने ये सब किया वो उन सब बातों से बेखबर थी। बुझे दिल के साथ वो लोग रिश्ता लेकर गई और फिर दूसरी जानिब से कबूल भी कर लिया गया। हबीब साहब और नफीसा बेगम के यहाँ तब वहाज और हबीब दोनों आ चुके थे। वो दोनों भाई की पसंद को देखकर खुश थे। बल आखिर फराज और खदीजा की पढ़ाई ख़त्म होते ही उनकी शादी कर दी गई। मगर माँ और बहनों ने बेहद बुझे दिल से हर रस्म की। खदीजा को कुछ ही दिनों में महसूस हो गया कि फराज जिन मोहब्बतों का दावा करके उसे इस रिश्ते में बांध कर लाया था, वो सिर्फ एक ही रिश्ते में मिल रही है, और वो सिवाय फराज के और कोई नहीं। रुकैया बेगम उससे हमेशा हद तक कमीज़ लहजे में बात करती, और जब भी वो फराज से तज़किरा करती, यार मैं बहुत पापड़ बेल कर आपसे शादी की है, वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएंगी। आखिर माँ है, हमें एक करने के लिए मान गई तो रहा सहा गुस्सा भी चला जाएगा। आप बस मुझ गरीब पर तवज्जो दिया करें। आप जैसे 2-4 गरीब और जो हो जाएं तो क्या बात है। उन्होंने खदीजा का ध्यान हटाने के लिए लतीफ़ सा मजाक किया और वो बहल भी गई। उन्हें खदीजा की यही आदत पसंद थी कि वो बात को बढ़ाती नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुम ये नहीं जानते कि कुछ नफ़रतों के बीज ऐसे बो जाते हैं जो सारी उम्र काटने पड़ते हैं। शादी के 2 माह बाद जब खदीजा उम्मीद से हुई तो फराज के तो कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। 9 माह तक फराज ने उन्हें हथेली का छाला बना कर रखा। रुकैया बेगम ने भी अपना रवैया थोड़ा बेहतर कर लिया, मगर 9वां महीना शुरू होते उन्होंने एक दिन उन दोनों को अपने कमरे में तलब किया। बेटा, तुमने खदीजा से शादी का कहा, हालांकि ये हमारे तबके से मेल नहीं खाती थी, मगर हमने तुम्हें मोहब्बत के आगे मजबूर होकर तुम्हारी बात मान ली। उन्होंने बात का आगाज़ इस अंदाज में किया कि खदीजा को सबकी महसूस हुई। हमने इस लड़की को भी कबूल कर लिया, घर में बहू का दर्जा भी दे दिया, मगर आज हम तुमसे भी कुछ मांगना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम हमारी मोहब्बत का मान रखोगी। उनकी नज़रों का जाविया सिर्फ फराज था। अम्मा, आप हुक्म करें, हमारी क्या औकात कि हम आपको कुछ न दे सकें। फराज जज्बाती लहजे में बोला, तुम्हारा पहला बच्चा मैं गोद लेना चाहती हूँ। उनकी बात पर दोनों ने उलझ कर एक दूसरे की जानिब देखा। अम्मा, हमारा बच्चा तो आपके पास ही रहेगा, हम कौन सा कहीं और जा रहे हैं? खदीजा ने हैरानगी से कहा। तुम चुप करो लड़की, हम अपने बेटे से मुखातिब हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने उसे जताया कि आज भी वो उसे कबूल नहीं है। अम्मा, खदीजा ठीक कह रही है, फराज ने नागवारी से कहा। वो तो हमेशा ठीक ही कहती है। बहरहाल हम चाहते हैं कि ना सिर्फ तुम्हारा बच्चा हमारी गोद में आए, बल्कि उसे ये बताया जाए कि खदीजा उसकी सगी माँ नहीं, सुतेली है। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो इस लड़की का वजूद भी हमें इस घर में मंजूर नहीं। जैसे ही ये फारिग हो तुम इसे तलाक देकर चलता करो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अभी इसी वक्त मैं इस घर से चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। वो दोनों तो शशदर रह गए कि लम्हों में उनके साथ हो क्या गया है। अम्मा, आप ज़्यादती कर रही हैं, फराज आखिर बोल पड़ा। तो ठीक है, मैं इस घर से जा रही हूँ।
वो एकदम उठते हुए बाहर निकलने लगी और फिर फराज ने, खदीजा ने, हबीब और कामरान सब ने कोशिश करके देख ली, मगर रुकैया बेगम एक इंच अपनी बात से हटने को तैयार ना हुई। खदीजा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। फराज, मैं तो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। जिस वक्त वो अपने कमरे में आए, खदीजा तकलीफ से फट पड़ी। फराज को तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एक मोहब्बत करने की सज़ा इतनी कड़ी हो जाएगी। खदीजा, मेरी बात सुने, फराज ने उसे संभालते हुए कहा। मैं नहीं सुन सकती किसी की कोई बात। 9 महीने इस अनदेखे वजूद से मैंने मोहब्बत की है। कैसे मैं इसे किसी की गोद में डालकर ये तक भूल जाऊं कि ये मेरी औलाद है? कैसे मैं सगी होकर सौतेली का लेबल लगा लूं? फराज, आप मर्द माँ की मोहब्बत को जान ही नहीं सकते। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे लिए आपने अपने घर वालों के साथ क्या कुछ किया। मैंने तो कहीं आपको नहीं उकसाया था, तो फिर मैं ये सज़ा क्यों झेलूं? वो रो रो कर बेदम हो रही थी। खदीजा, वो हमारी औलाद को लेकर किसी और जगह थोड़ी चली जाएंगी। वो हमारी नज़रों के सामने ही रहेंगी। और अभी तो ये वक्ती गुस्सा है, मुझे पूरी उम्मीद है वो अपनी ज़िद छोड़ देंगी। मैं मुसलसल कोशिश करूँगा। फराज उसे वो तसल्लियाँ दे रहे थे जिनके पूरा होने का उन्हें भी यकीन नहीं था। और फिर वो दिन भी आया जब वहीबा को जन्म देकर खदीजा ने सारी उम्र के लिए खुद पर सौतेली माँ का टैग लगवा लिया। रुकैया बेगम ने उसके लिए एक गवर्नेंस रख ली। छोटी सी वहीबा जब जब रोती, ये खदीजा ही जानती थी कि उनकी ममता कैसे तड़प तड़प जाती है, मगर वो बेबस थी। और फराज अपनी माँ की ज़िद के आगे बेबस। इस मरतबा उनका सामना नफरतों से हुआ था, और वो ना तो खदीजा के लिए कुछ कर सके और ना वहीबा के लिए उसे प्यार तक करने की उनमें हिम्मत ना पैदा होती कि जिस हस्ती का हक था, जब उसे प्यार करने की इजाज़त नहीं थी, तो वो कैसे वहीबा पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते। वो अपने आप को मुजरिम समझते समझते आखिरकार ऐसे घर के मामलात से पीछे हुए कि उन्हें चुप लग गई। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उनकी माँ की नफ़रत उनकी ज़िंदगियों की खुशियों को गरहन लगा देगी। रबिया और सुबहान की आम ने भी खदीजा के तशनाए दिल को लबरेज ना किया, और जब पहली मरतबा वहीबा के मुँह से उन्होंने माँ की जगह अपने लिए आंटी सुना, उनका दिल किया वो खुद को कुछ कर लें। और ऐसे वक्त में सिर्फ नफीसा भाभी उन्हें समेट लेती थी। घर के सब बच्चों से ये हकीकत छुपाई गई थी कि खदीजा वहीबा की सगी माँ है। सब यही जानते थे कि वो सौतेली है। वहीबा की पैदाइश के वक्त बहाज और समीर की उम्र तब बिलतरतीब 7 और 6 साल थी, जबकि खबीब 5 साल का था। लिहाजा उन्हें भी इस हवाले से सही से कुछ याद ना था। और ऐसा होता है ना कि अल्लाह तो नहीं, मगर लोग हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तर बना देते हैं। नफ़रतों और कदरवतों के बीच रिश्तों को घिन की तरह खा जाते हैं, और फिर ऐसी नफ़रतें नस्लें तक तबाह कर देती हैं। रुकैया बेगम की नफ़रत ने वहीबा की पूरी शख्सियत ही बर्बाद कर दी। जैसे जैसे वहीबा बड़ी हो रही थी, खदीजा की उसे प्यार करने की तशनगी इतनी ही बढ़ रही थी। कभी कभी छुप कर वो उसे अपने पास बुलाकर प्यार करती थी। वहीबा हैरान होती थी कि खदीजा इस तरह छुप कर उसे प्यार क्यों करती हैं। वो उन्हें सौतेली माँ की हैसियत से कबूल कर चुकी थी, मगर वो हैरान होती थी कि उसकी अपनी माँ कौन थी, क्योंकि घर में कोई इस बारे में बात नहीं करता था। एक मरतबा उसने रुकैया बेगम से पूछा, बेटा वो तुम्हारी पैदाइश पर मर गई थी। रुकैया बेगम की बात पर वो गमज़दा हुई, मगर उनकी कोई तस्वीर घर में क्यों नहीं, ना उनके बारे में कोई बात करता है। उसका ये सोचना फितरी था। बेटा तुम्हारे बाबा बहुत डिस्टर्ब हुए थे सब, बस तभी तो सारी तस्वीरें हमने हटा दी थी। तुम भी अपने बाप से जिक्र मत करना, बहुत मुश्किल से वो संभला था। उस वक्त 4th ग्रेड में थी, लिहाजा बहल गई। और मेरे नाना नानी, एक और सवाल, बेटा तुम्हारी नानी तो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी, और नाना भी तुम्हारी माँ की वफ़ात के साल बाद इस दुनिया से चले गए थे। और ये सच भी था। वहीबा जब 1 साल की हुई तब खदीजा के वालिद की वफ़ात हो गई थी। अब तो उनका मैका भी ख़त्म हो गया था। शायद वहीबा को सारी ज़िंदगी ये हकीकत ना पता चलती अगर एक दिन वो नफीसा और खदीजा की बातें न सुन लेती। ये तब की बात थी जब अभी उसका यूनिवर्सिटी का पहला साल था। उन्हीं दिनों समीना ने काशिफ के लिए वहीबा का रिश्ता मांगा था, मगर वहीबा ने इनकार कर दिया। उसे शुरू से समीना पुप्पो बहुत बुरी लगती थी। खदीजा आंटी और नफीसा ताई को वो किसी खातिर में नहीं लाती थी। वहीबा के इनकार पर वो खदीजा को बहुत बातें सुना कर गई थी, और वो किचन में बैठी रो रही थी। नफीसा वहीं खड़ी उन्हें चुप करवा रही थी। बाकी सब यूनिवर्सिटी और कॉलेज गए हुए थे, एक वहीं कमरे में थी। वो समझी कि वो अभी तक सो रही हैं, मगर वहीबा उस वक्त उठकर किचन के जानिब नाश्ता करने की नीयत से आ रही थी। ये नहीं जानती थी कि जो खबर मिलेगी वो उसकी भूख प्यास दिनों तक ख़त्म कर देगी। भाभी, मैंने तो आज तक उस बेचारी को कभी ढंग से प्यार तक नहीं किया, तो मैं उसकी तरबियत क्या खाक करती। न जाने किस किस बात का ताना दे गई हैं। लोग अपनी ज़िंदगियां ससुराल वालों पर कुर्बान कर देते हैं, और फिर भी हासिल वसूल कुछ नहीं होता। मैंने तो अपनी औलाद, अपने जिगर का टुकड़ा उन पर कुर्बान कर दिया, और आज भी बुरी मैं ही हूँ। किस किस तरह मैं वहीबा के लिए नहीं तड़पी। कोई दिन ऐसा नहीं जब उसे प्यार करने को दिल न मचला हो।
एक ही घर में रहकर मैं तो उसके एक एक लम्हे से महरूम रही हूँ। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं, जो सगी होते हुए सौतेली के रूप में हूँ। इस मोहब्बत की सज़ा मिली जो मैंने की ही नहीं। मोहब्बत क्या मिलनी थी, मुझसे तो ममता तक छीन ली इन लोगों ने। वहीबा पर तो गोया क़यामत आकर गुजर गई। उसे लगा अब वो गिर जाएगी, एक कदम भी अब यहाँ से उठा नहीं पाएगी। वो लड़खड़ाई, जैसे ही पास पड़े स्टैंड को थामना चाहा, वहाँ रखा वास ज़मीन बोस होगा। छनाके की आवाज़ पर वो दोनों बाहर आए तो वहीबा को फर्श पे बैठे देखा। हिबा बेटे, खदीजा ने जैसे ही उसे थामना चाहा, उसने गुस्से से उनका हाथ झटका। मत कहिए बेटा, वह फुनकारी। उन्होंने नफीसा की जानिब देखा, समझ गई कि उसने सब सुन लिया है। हिबा बेटे, ऐसे नहीं करते। अच्छा तुम उठो यहाँ से। नफीसा ने उसे थाम कर उठाना चाहा, जिसकी बेयकीन नज़रें सिर्फ खदीजा पर टिकी थी। कैसे कैसे ज़िंदगी में दिन नहीं आए थे जब माँ की शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। सब प्यार करते थे, अम्मा भी हर तरह ध्यान रखती थी, मगर उन्होंने कभी पास बुलाकर मोहब्बत से गले नहीं लगाया था। एक फासला वो हमेशा रखती थी। बाकी बच्चों को अपनी माँ से लाड उठवाते देखकर कितना दिल चाहता था उसकी भी माँ होती तो ऐसे ही उसका सर मोहब्बत से गोद में रखती। जब भी बीमार पड़ती थी डॉक्टरों की लाइनें लग जाती थी, मगर जो शफा माँ की गोद की गर्मी की थी वो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता था। और माँ जिसे वो खुद से इतना दूर तस्वुर करती थी, जहाँ तक उसकी दस्तरस नहीं थी, इस बात से बेखबर थी कि उसकी तो असल माँ उसके पास, उसके इर्द गिर्द थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने माँ की ममता को मार दिया था? क्या मजबूरी थी जिसने आपको मुझ तक आने ही नहीं दिया कभी? उसने अपनी सोच को अल्फाज दिए। आंसू एक लड़की की लड़ी की तरह उसकी आंखों से जारी थी। रिश्तों की मजबूरी, उन्होंने मुजरमाना अंदाज में जवाब दिया। क्या बाकी सब इतने अहम थे कि औलाद के रिश्ते पर हावी हो गए? उसकी पथराई आंखों में उन्हें अपना आप देखना मुश्किल हो गया। नहीं मेरी जान, उन्होंने सिसकते हुए कहा। वहीबा ने उस तर्ज़े तखातुब पर लब भेज कर आंखें मीच ली। क्या था उन चंद लफ्ज़ों में? ममता, सिर्फ और सिर्फ ममता, जिसके लिए वो पिछले 19 सालों से तरस रही थी। तुम उठो यहाँ से, फिर तुम्हें सारी बात बताती हूँ, नफीसा ने उसे उठाते हुए कहा। और फिर जो हकीकत उन्होंने बताई, काश वो ना ही जानती तो रिश्तों की इतनी मकरू शक्ल ना देख पाती। आप इतनी अर्जा थी कि आपके साथ उन्होंने जो चाहा कर लिया। आपने मुझे उन्हें देते हुए ये भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। मैंने कब कब और कैसे कैसे आपको मिस नहीं किया। आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, आपने भी और पापा ने भी। अगर रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं थी तो आप लोगों को ये रिश्ता बनाना और फिर इसे कायम ही नहीं रखना चाहिए था। मेरी सारी शख्सियत तबाह कर दी आप सब ने। मैं कभी इतनी निडर हो जाती हूँ कि दुनिया फतह कर लूँगी, और कभी इतनी दबो कि हल्की सी आहट से भी खौफजदा हो जाती हूँ। वो सरासर खदीजा और फराज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। और गलत भी कहा था। फराज ने मोहब्बत तो कर ली, शादी भी कर ली, मगर रिश्तों को निभा नहीं पाया, और उसके कम हौसले की सज़ा ना सिर्फ खदीजा को मिली बल्कि सबसे ज़्यादा सज़ा वहीबा ने काटी। बेटा, मेरे पास तो किसी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी थी। एक तरफ तलाक थी तो दूसरी तरफ तुम्हारी जुदाई का अजाब। सारी ज़िंदगी इसी आस में गुजार दी, शायद अब तुम्हारी दादी का दिल पसीज जाए। उन्होंने रोते हुए अपना दफा करना चाहा। ऐसे दरिंदों के दिल नरम नहीं पड़ते, मगर मैं भी उन्हें छोड़ूंगी नहीं। यकदम वो उठती तन फन करती रुकैया बेगम के कमरे की जानिब बढ़ी। उन दोनों को उसने संभलने का मौका भी न दिया। नॉक किए बिना वो धाड़ से अंदर आई। क्या बदतमीज़ी है वहीबा, नॉक करके क्यों नहीं आई? उन्होंने नागवारी से उसे देखा। वो खुद अपनी चेयर पर बैठी कोई किताब पढ़ने में मगन थी। जो लोग रिश्ते बरतने के अखलाकियात से नावाकिफ़ हों, उन्हें अखलाकियात के ऐसे लेक्चर्स हरगिज़ नहीं देने चाहिए। उसकी बात पर उन्होंने ऐनक उतार कर गौर से उसके लाल भभूका चेहरे को देखा। कहना क्या चाहती हो? उन्होंने अपनी अजली सर्द लहजे में पूछा। आपको किसने हक दिया था खुदा बनने का? मेरी जिंदा माँ को मरा हुआ बना दिया। आपका दिल एक लम्हे के लिए कांपा नहीं कि किस सफाकियत का मुजाहरा आप कर रही हैं? उसने तल्ख लहजे में कहा। जब उसे मेरा बेटा मुझसे छीनते शर्म नहीं आई तो फिर मैं क्यों ऐसा महसूस करती? वैसे भी तुम उसकी नज़रों के सामने ही रही हो। कौन सा मैं तुम्हें लेकर कहीं चली गई? और इतनी ही ममता थी उसमें तो कोई माँ किसी भी चीज़ के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी नहीं देती। जैसे मैं अपने बेटे के सामने हार मानकर उसे ब्याह लाई, उसी तरह वो भी तुम्हारे बाप को छोड़ सकती थी। मगर वो कैसे ये दौलत जायदाद छोड़ देती जिसके चक्कर में उसने तुम्हारे बाप को फंसाया था? उन्होंने हर इल्ज़ाम खदीजा बेगम पर लगा दिया। गलत बात मत करिए। आपने क्यों पापा को उन्हें तलाक का कहा? मैं सब जान चुकी हूँ। उसने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मैं तो बस इम्तिहान ले रही थी। मुझे पता था वो कभी भी इस घर को नहीं छोड़ेगी। चालाक लोगों के सामने कभी कभी हमारी सारी अकल और जहानत ख़त्म हो जाती है। वहीबा को भी यही लग रहा था। उनके पास उसकी हर बात का जवाब था। मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी दी है? सब कुछ तो है हम तुम्हारे पास, दौलत, तालीम। अगर मैं इतनी ही बुरी होती तो तुम्हारी तरबियत कभी अच्छे से ना करती।
उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जैसे उसे मुतमईन करना चाहा। हाँ, आपने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है, मगर माँ की मोहब्बत से महरूम तरबियत जिसमें हर तरह की नसीहत खुली थी, मगर मोहब्बत में लिपटी नहीं, सिर्फ इस फ़र्ज़ से गुंदी थी जो आपने अपने कंधों पर लिया था। आप सब ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। नफ़रतों के बीच मेरे दामन खाली रह गया। उसने लूटे-पुटे अंदाज में कहा और कमरे से बाहर चली गई। वो जान गई कि वो अपनी गलती मानने वाली नहीं। और फिर उन्होंने नफीसा और खदीजा को बुलाकर इतनी बेइज्जती की कि उनके सिवा और कौन था जो वहीबा को ये सब बताता। और बस फिर उस दिन के बाद से वहीबा ने वो सब किया जो उसका दिल करता था, मगर कुछ रिश्तों से उसे नफरत सी हो गई थी, लिहाजा उन्हें जवाब देने से वो चौंकती नहीं थी। खदीजा जब जब उसे बेटा कहती वो तड़प जाती। कोई जान ही नहीं सकता था कि उसकी शख्सियत किन महरूमियों का शिकार हो गई थी, जो दिन ब दिन उसे अंदर से खोखला करती जा रही थी। अगले दिन सुबह में ही फराज साहब रुकैया बेगम के कमरे में गया। उनसे समीना को घर बुलाने का कहा। उन्होंने पूछा भी कि क्या बात है, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो खुद भी परेशान हुई। फराज साहब के चेहरे के खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात देखकर। जैसे ही समीना आई, उन्होंने वहीबा को बुलाया। उसके अंदर आते ही आगे बढ़कर उसके हाथ से अंगूठी ली, जिसे उसने भी मंगने के बाद दोबारा नहीं पहना था। ये आप लड़के वालों को वापस कर दें। मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे घटिया लोगों में नहीं करनी। उनकी बात पर रुकैया और समीना दोनों शशदर रह गई। क्या कह रहे हो? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? वह मुश्किल चंद दिन रह गए हैं उसकी शादी में, मगर तुम लोगों के तमाशे ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। अम्मा, मैं तो अजाब में पड़ गई हमदर्दी करके। सोचा था भाई की निशानी है, चलो किसी अच्छी जगह चली जाएगी। उन्होंने मसनूई अंदाज में रोते हुए कहा। जिस भाई को आपने कभी मोहब्बत नहीं दी, उसकी निशानी से मोहब्बत? बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल, मेरी बेटी के लिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, और अगर इतने ही अच्छे लोग हैं तो आप शबाना या हसना की बेटी की कर दें। उनकी बात पर तो जैसे उन्हें पतंगे लग गए। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? खुद तो तुमने जो चांद चढ़ाए थे चढ़ा लिए, बेटी को भी अपनी ही डगर पर चलाना है क्या? नहीं, अल्लाह ने मेरी बेटी को एक अलग ही शख्सियत का मालिक बनाया है। ना तो वो आप जैसी हासिद बनी है, ना अपने माँ बाप जैसी कम हिम्मत। ये तो ना सिर्फ बा हिम्मत है, बल्कि रिश्तों को निभाना जानती है। निभाना ना जानती तो मंगनी वाले दिन ही उस घटिया शख्स के मुंह पर ये अंगूठी दे मारती, जिसे आप हीरा बनाकर हमारे सामने पेश कर रही थी। कूड़ा कूड़ा ही रहता है, चाहे जितना मर्जी उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, उसकी गंदगी छुप नहीं सकती। और मैं अपनी और अपनी बदनसीब बीवी के लिए तो आप सबके सामने बोल नहीं सका, मगर मैं अपनी बेटी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा। उन्होंने मजबूत लहजे में कहा। चुप कर जाओ तुम दोनों। आखिर रुकैया बेगम चीख कर बोली। हद हो गई है, तमाशा ही ख़त्म नहीं हो रहा। क्या मसला है आखिर तुम्हारा फराज? अच्छा भला रिश्ता है। उनकी घसीली नज़रों का रुख फराज साहब की जानिब हुआ। जो कुछ रात को शरीफ लड़के के मुंह से निकलने वाली गलाजत मैं सुन चुका हूँ, उसके बाद मरकर भी ऐसे दरिंदे को मैं अपनी बेटी ना दूँ। 2 मरतबा नशे में धुत वो जेल की हवा खा चुका है। बहुत जल्द खबीब उसे सलाखों के पीछे धकेलने वाला है। अगर इस सब के बाद भी आप मेरी बेटी को उस गलीस इंसान के साथ ब्याहने पर बाजिद हैं, तो आज मुझे इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरी माँ ने हकीकतन सिर्फ मुझसे और मेरी बीवी से इंतकाम के लिए वहीबा को गोद लिया था। क्या आपकी नफ़रत इतने सालों बाद भी ख़त्म नहीं हो सकी? और क्या इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इस मासूम को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया, जिसका इस सारे किस्से से ना तो कोई वास्ता है और ना ताल्लुक़? उन्होंने तासुब भरे अंदाज से माँ को देखा। इतने सालों बाद आज जब वो बोलने पर आए तो बोलते चले गए। रुकैया बेगम लाजवाब हो गई। ठीक है, मैं मान गई कि हारून अच्छा लड़का नहीं, तो फिर इस शादी का क्या करोगे जो 5 दिन बाद है? बताओ, लोगों को क्या मुंह दिखाओगे कि अचानक लड़के में इतने ऐब हमें नज़र कैसे आ गए, और वो भी शादी से चंद दिन पहले? और फिर जब लड़कियों के इस अंदाज में शादी रुकती है तो फिर कोई जिगरे वाला ही उन्हें कबूल करता है। बताओ, कोई है ऐसा जो अब वहीबा को कबूल करे? उन्होंने फराज साहब को हकीकत का आईना दिखाया। हाँ है, ना सिर्फ दिल जिगरे वाला, बल्कि उसी दिन उसी तारीख में वो वहीबा को ब्याहेगा। फराज साहब की बात पर रुकैया, समीना और यहाँ तक कि वहीबा ने भी हैरान होकर बाप को देखा। आज वो खामोश खड़ी थी, क्योंकि उसकी जानिब से लड़ने वाला उसका बाप था। आज ही तो वो पहला मौका था जब उसे हकीकत में महसूस हुआ था कि वो इस दुनिया में लावारिस नहीं। कौन? समीना और रुकैया बेगम ने यक ज़बान होकर पूछा। मुझे अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आकर बैठा था और किसी नए केस की फाइल को स्टडी कर रहा था। फराज साहब का नंबर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता देखकर हैरान फिर परेशान हुआ, क्योंकि चाचू बहुत कम उसे फ़ोन करते थे। पहला ख्याल यही आया, कोई परेशानी ना हो घर में। जल्दी से कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत चाचू? उसने छूटते ही पूछा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। मुझे अभी इस वक्त तुम्हारी बहुत शिद्दत से ज़रूरत पड़ गई है। किसी मान के तहत मैंने आज तुम्हें बुलाया है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगे। उन्होंने तमहीद बांधी।
चाचू प्लीज़, जो बात है खुलकर कहिए। मैं आपका बेटा हूँ और बाप बेटों से पूछते नहीं, हुक्म करते हैं। मैं कभी आपका मान तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उसने उन्हें तसल्ली दिलाई। तो बस फिर अभी घर आ जाओ, तफसील मैं तुम्हें पहुँचने पर बताऊँगा, और जिस मकसद के लिए बुला रहा हूँ वो भी आने पर ही बताऊँगा। वो उलझा। जी मैं निकल रहा हूँ, उसने फाइल बंद करते कहा। निकलने से पहले अपने मातहत को किसी इमरजेंसी का कहा और घर की जानिब गाड़ी दौड़ाई। फराज साहब ने हबीब साहब और कामरान साहब को भी घर बुला लिया था। नफीसा भाभी से भी इजाज़त ले ली थी। उन्हें और क्या चाहिए था कि वहीबा उनकी बहू बने। वो उन्हें हमेशा से अजीज़ थी, मगर रुकैया बेगम की सख्ती के बायस दिल में पलने वाली ये ख्वाहिश वो कभी कह ही नहीं सकी थी। और आज जब किस्मत ने मौका दिया था तो वो ये मौका गिनवाना नहीं चाहती थी। घर के सब बच्चों में भी अचानक होने वाली शादी ने खलबली मचा दी थी। सबको कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से बुलाया गया था। हसना और शबाना पर यह खबर बम की तरह गिरी। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि जिस का मुस्तकबिल वो तारीख करने के चक्कर में थी, उस लड़की की किस्मत इस तरह से पलटा खा जाएगी। और फिर हम सब प्लानिंग्स करते हुए ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी ज़ात जब प्लान बनाती है तो हमारी सब चालाकियाँ और होशियारियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। उसने हमें अकल कुल देख कर आजमाइश में डाला है। वो हर लम्हा देखता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कहीं वो ढील देता है, मगर फिर जब कसने पर आता है तो हम अपने ही बने हुए जाल में फंस कर फड़फड़ाते हैं, एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह। ऐसे वक्त में भी वही लोग कुंदन बनते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, और जिन्हें ये तौफीक नहीं मिलती उनके दिल कोयले की मानिंद और भी स्याह और लम्हा बलम्हा जलते रहते हैं, राख का ढेर बनते रहते हैं। घर आने पर जो खबर उसे सुनने को मिली, उसका जी चाहा काश वो घर ही ना आता। अभी बच्चों में से कोई नहीं जानता था कि खदीजा और वहीबा का असल रिश्ता क्या है। हबीब खुद अभी वहीबा की कल रात की बातों को लेकर मखमसे में था कि एक नया बम उसके सर पर फट गया। ठीक है, वो उसे हारून जैसे घटिया बंदे से बचाना चाहता था, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो उसे अपने साथ सारी ज़िंदगी के लिए बांध लेता। बेटा, मुझे उम्मीद है आज तुम इस पूरी दुनिया में वो वाहिद इंसान हो जो मेरी बेटी को इस मुसीबत से निकाल पाओगे। मैंने बहुत मान से तुम्हारा नाम तुम्हारी दादी के सामने लिया है। क्या तुम मेरे इस मान की लाज रख पाओगे? वो तो बुरा फंसा था। लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार कैसे होते हैं, आज वो जान गया था। कुछ देर तो उसमें बोलने की हिम्मत ना हुई, और फिर वहीबा, क्या वो मान गई है? आपने वहीबा से पूछा? उसने कोई भी जवाब देने से पहले अपना खदशा दूर करना मुनासिब समझा। जानता था कि वो कभी नहीं मानेगी, मगर कभी कभी हम जितने क्यास लगाते हैं वो सब बोधे निकलते हैं। उसे कोई एतराज़ नहीं। वो बुरी तरह चौंका, फिर लब भींच लिए। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव फराज साहब को बेचैन किए दे रहे थे। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम में बैठे थे। हबीब के घर आते ही हबीब साहब किसी को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना हबीब को अपने साथ स्टडी रूम में ले गए और उसे रात वाली हारून की कॉल और फिर अपने फैसले के मुतालिक बताया। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। उसके सपाट लहजे पर गौर किए बिना उन्होंने सिर्फ उसके मुंह से निकलने वाले इकरार के लफ्ज़ों पर गौर किया और यकदम आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। फिर उसी शाम उनका निकाह रखा गया और इन्हीं तारीखों में वहीबा और हबीब की शादी होना करार पाई। शाम में निकाह के पेपर्स पर साइन करने के बाद उससे अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ हो क्या गया है और ये कि अब वो उस रिश्ते को कैसे निभाएगा। शादी की तैयारियों में तेज़ी आ गई। अब की बार तो नफीसा और खतीजा बढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही थी। रुकैया बेगम ने अब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की थी, मगर फराज साहब और खतीजा के लिए यही बहुत था कि उनकी बेटी उनके साथ ठीक हो गई है और दोनों की हैसियत तस्लीम कर ली है। मगर सब बच्चे हैरान थे कि खतीजा से खार खाने वाली वहीबा यकदम उनकी हर बात को मानने कैसे लग गई है। मगर शादी की खुशियों में किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि इन बातों पर गौर करता। वहीबा तो बस हैरान थी। किस्मत की इन चक्कर फेरियों में वो बस इस बात पर मुतमईन थी कि उसकी जान हारून जैसे घटिया इंसान से छूट गई है। हबीब जैसा भी है, मगर वैसा बुरे किरदार का तो हरगिज़ नहीं। हबीब ने बहुत कोशिश की कि शादी से पहले वहीबा से इस रिश्ते के मुतालिक बात कर ले, उसके अज़ाइम जान ले, मगर सब ने गोया उसका बाकायदा पर्दा शुरू करवा दिया था। किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इंसान को इतना भी बामुरवत नहीं होना चाहिए कि अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। नफीसा जो उसके कमरे में आई थी शेरवानी चेक करवाने, हबीब ने माँ के सामने दिल की भड़ास निकाली। बदतमीज़, ऐसे नहीं कहते। इतनी तो प्यारी है मेरी बहू, मेरी तो बरसों की ख्वाहिश पूरी हुई। उन्होंने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहते अपने दिल का हाल बयान किया। ये लो, माएँ बेटों की ज़िंदगियों में सुकून की दुआएं मांगती हैं, आप तूफ़ान आने की बातें कर रही हैं। उसने अफसोस से माँ को देखा। पागल ना हो तो कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह ना करे तूफ़ान क्यों आएगा। उन्होंने नाराज़गी से उसे देखा।
तो आपकी बहू किसी तूफान से कम है क्या? रोज़ जंगो-जदल का मैदान गर्म होगा, कभी धुआं उठेगा मेरे कमरे से और कभी गोलियों की आवाज़ें आएंगी। और अभी अगर पागल नहीं हुआ तो आपकी बहू बेगम के आने के बाद यकीनन पागल हो जाऊंगा। उसने मुंह बनाकर माँ को आने वाले दिनों की मंजरकशी करके बताए। चल चुप कर, इतनी अच्छी बहू है वो मेरी। बस कुछ मसले थे जिन्होंने उसे ऐसा बना दिया था। अब तो बहुत अच्छी हो गई है, उन्होंने आह भरते हुए कहा। कौन से मसले? उसने भौहें अचकाई। भाई, आपके दोस्त का फ़ोन है। इससे पहले कि नफीसा उसे कुछ बताती, नेहा की आवाज़ आई। ऑरेंज, डल गोल्ड और डार्क ग्रीन लहंगे और चोली में वहीबा सब कज़न्स के जुर्मट में स्टेज की जानिब आ रही थी। चेहरे पर घूंघट था, चूँकि निकाह पहले ही हो चुका था, लिहाजा दोनों की एक ही जगह इकट्ठे बिठाकर मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। खबीब भी डल गोल्ड शलवार कमीज़ में, गले में डार्क ग्रीन दुपट्टा पीछे से आगे की जानिब डाले, खामोश और संजीदा सा बहुत सी नज़रों को खैरा किए दे रहा था। पूरे लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। वहीबा को सोफे पर उसके साथ लाकर बिठाया गया, तब भी उसकी संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। भाई, ये घूंघट किस खुशी में दे दिया है इसे? खबीब की मामू की बेटी की आवाज़ आई। हालांकि हज़ारों दफ़ा का देखा हुआ चेहरा है। खबीब की हल्की सी सरगोशी वहीबा के कानों तक ज़रूर पहुँच गई थी, और इस तन से ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि यह रिश्ता मजबूरी में जोड़ा गया है। वो जो निकाह के बाद एक ख्याल उसे तंग कर रहा था कि वो किस वजह से इस रिश्ते के लिए माना है, उससे एक लम्हे में उस पर वाज़ेह हो गया था कि वहीबा की तरह वो भी रिश्तों को निभाने के चक्कर में एक नापसंदीदा हस्ती को उम्र भर बर्दाश्त करने पर आमादा हुआ है। और पता नहीं उम्र भर करता भी है कि नहीं। वैसे भी उसके लिए ये रिश्ते सिवाय निजात के और कुछ नहीं था। उसका मोहब्बत और इस रिश्ते से एतबार इस कदर उठ चुका था कि उसके नज़दीक सिवाय धोखे के ये रिश्ता और कुछ नहीं था। इसीलिए उसे खबीब के अंदाज पर ना दुख हुआ था, ना तकलीफ़। बारी बारी घर के सब बड़ों ने उन्हें मिठाई खिलाई और मेहंदी भी लगाई। आखिर में रुकैया बेगम ने उन दोनों को एक दूसरे को मिठाई खिलाने का कहा। प्लीज़ अम्मा, बहुत बुरा हाल हो गया खा खा कर, अब मुझे क्या आ जाएगी? खबीब ने बहाना बनाना चाहा। कुछ नहीं होता, जहाँ इतनी सारी खा ली, थोड़ी सी अपनी बीवी के हाथ से खाने में क्या तकलीफ़ है? उन्होंने उसका अज़र रद्द कर दिया। सब बच्चा पार्टी ने उन्हें बकअप किया। ओके ओके, मगर ये घूंघट हटाइए। अब कहीं मुंह की जगह आंख में मिठाई चली गई तो मैं तो कल बारात लाने की बजाय डॉक्टरों के चक्कर लगाता फिरूंगा। खबीब की बात पर एक कहका पड़ा। वैसे ही कह दो, चेहरा दिखाइए मेरी मिसेस का, ड्रामे क्यों कर रहे हो? ये आवाज़ सुमारा भाभी की थी। हद हो गई है यार, एक लॉजिकल बात की है, इसमें आप लोग छेड़ने से बाज ना आना। मेरी तौबा, जो आइंदा मैंने ये शादी वाली गलती की। इस कदर दरगत बनाते हैं आप लोग। सबकी मौजूदगी के बायस वो जानबूझकर अपने लहजे को हशाश बनाने की कोशिश कर रहा था। यह वहीबा को महसूस हो रहा था। ड्रामेबाज, उसने दिल में सोचा। ओह, यानी एक और शादी करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं? रबिया बोली। तो और क्या क्या सोचा था? एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो 2-4 और भी कर लूँगा, मगर ये तो एक भी नहीं भुगताई जा रही, बाकियों का तो अब सोचना भी नहीं। खबीब की शरारतें अरूज पर थी। अब घूंघट उठेगा या मैं दरबार यार से उठने की जसारत करूं? उसके लतीफ़ से तंज पर नेहा ने आगे बढ़कर वहीबा का घूंघट उठाना चाहा कि यंग पार्टी की जानिब से फिर आवाज़ आई। भाभी का चेहरा दिखाने पर हमें क्या मिलेगा? मेरे वलीमे का खाना। नेहा भी रुक गई। खबीब की बात पर सब ने फिर से ओह कान लगाया। वो तो हमें वैसे भी मिलने वाला है, कोई और बात करो। वहाज के कहने पर सब ने उसका साथ दिया। अगर एक चेहरा देखना मुझे महंगा पड़ने वाला है तो रहने दो, मैं चलता हूँ, कल देख लूँगा। मैं एक दिन और सब्र कर सकता हूँ, कोई इतनी जल्दी नहीं मुझे। खबीब की आखिरी बात पर वहीबा को लगा ये उसने ख़ास वहीबा को सुनाया, बल्कि जताया कि उसके नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं। बहुत ही कंजूस हो भाई, बैठो। नेहा ने हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाते शर्म दिलाई और वहीबा को घूंघट सिरकाया। खबीब ने चम्मच में मिठाई लेकर जो ही उसकी जानिब निगाह की, वो कुछ लम्हों के लिए साकित हो गई। मेकअप से पाक मगर एक हज़न लिए उसका हुस्न सबको मबहूत कर गया। खबीब ने बहुत कोशिश की निगाह पलटने की, मगर दिल ने कुछ लम्हों के लिए इजाज़त ही नहीं दी। बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करते उसने वहीबा की जानिब चम्मच बढ़ाया। नज़रें झुकाए उसने मुंह खोला और खबीब ने आहिस्ता से उसे मिठाई खिलाई। नेहा ने चम्मच वहीबा की जानिब बढ़ाई। उसने भी थोड़ी सी मिठाई लेकर खबीब की जानिब बढ़ाई, मगर उसके हाथों की लर्जिश इस कदर थी कि खबीब को शक गुजरा कि कहीं यह मिठाई वाला चम्मच उसके ऊपर न गिर जाए। उसने एक हाथ बढ़ाकर वहीबा के चम्मच थामे हाथ पर रखकर मिठाई खाए। सबने सरकत पर होटिंग की। खबीब ने हल्की सी मुस्कुराहट से उन सब की जानिब देखा, जबकि वहीबा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बारात वाले दिन वहीबा पर टूट कर रूप आया था, मगर ये रूप बेहद सोगवार था।
डीप रेड शर्ट और दुपट्टे और गोल्डन शरारे में हर आंख में उसके लिए सताइश थी। बारात हॉल में ही अरेंज की गई थी। निकाह चूँकि हो चुका था, लिहाजा वहीबा को हॉल में आते साथ ही खबीब के साथ बिठाया गया था, जो ब्लैक शेरवानी और वाइट शलवार और वाइट डल गोल्ड कला सर पर रखे किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वहीबा के स्टेज के करीब आते उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब खड़ा किया। वहीबा की धड़कनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। खबीब का पल पल बदलता रूप उसे परेशान कर रहा था। वो जानता था कि उन लम्हों में वो बहुत सी नज़रों की जद में है। एक बाप ने जिस मान से अपनी बेटी के लिए उसे चुना था, वो उस बाप को किसी दुख और तकलीफ में मुब्तला नहीं देखना चाहता था। लिहाजा उन लम्हों के सब तकाजे पूरे कर रहा था। सब कज़न्स मिलकर दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर जमा हुई। भाई जल्दी से पीकर जेब ढीली करिए। नेहा भी सब में शामिल थी। तुम कब से गद्दारों में शामिल हो गई हो? उसने भव्य सकेटते नेहा और फारा को घूरा। जब से आपकी बेगम की दोस्त बने थे, उन्होंने भी फट से जवाब दिया। हमेशा से खबीब से डरने वाली आज शेर बनी हुई थी। वह मुश्किल सारी रस्मों से गुजर कर रुखसती हुई। हालांकि वहीबा को वापस उसी घर में आना था, मगर फिर भी सबकी आंसू आंखों से छलक पड़े। घर आते ही सबने वहीबा को पहले कमरे में पहुंचाया, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे कमरे में मोमबत्तियां लगाकर उसे रोशन किया गया था और फूलों की पत्तियां ज़मीन और बेड पर जहाँ बजहाँ बिखेरी हुई थी। जिस वक्त खबीब कमरे में आने लगा, सब ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। क्या मजाक है यार, बस करो अब। बीवी इतनी महंगी पड़ी है, पहले पता होता तो इनकार कर देता। वह हकीकतन अब बेदिल हो गया था। शर्म तो नहीं आती आपकी? ये बात मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कल वहीबा को सुनाएंगे। सब ने उसे धमकी दी। मेरी तरफ से अभी सुना दो, लेकिन अब बस करो, थकावट से बुरा हाल हो गया। और अगर अब अंदर ना जाने दिया तो मैं दीनू चाचा के क्वार्टर में जाकर लेट जाऊंगा। खबीब ने धमकी दी। हाँ, और हमारे जाते ही वापस आ जाएंगे। सुबहान अल्लाह, कोई और सूरत नहीं हो सकती तुम लोगों से जान छुड़ाने की। उसने गद्दी सुलाई। नहीं, सब यकसबान होकर बोले। अच्छा चलो, वलीमे के बाद सबको हाई टी की ट्रीट पक्की। उसने अभी तो जान छुड़वाने वाली बात की। लिख कर दें? नेहा जल्दी से एक कागज़ पेंसिल ले आई। शर्म करो, भाई पर एतबार नहीं, उसने मसनूई खफकी से कहा। ना, उसने भी ठिठाई से कहा। उसने फ़ौरन लिखकर अपने साइन किए। तब कहीं जाकर सब वहाँ से गए। वह आहिस्ती से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वहीबा उसकी तवक्को के बरखिलाफ बेड पर बैठी दुल्हनों की तरह ही उसका इंतज़ार कर रही थी। खैरियत है? आप बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं, उसने इस्तज़ाई अंदाज में उसके हसीन रूप की जानिब से नज़र चुराते हुए कहा। सासत कला और फिर शेरवानी उतारी। वहीबा की तो जान चल कर रह गई। उसने खुद को नहायत बेवकूफ़ तस्वर किया। तेज़ी से बेड से उठी और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ने लगी कि कलाई पास खड़े खबीब के हाथ में आ गई। क्या सोच कर निकाहनामे पर दस्तखत किए थे? उसके तंजिया लहजे में पूछे जाने वाले सवाल ने वहीबा में वही रूह भर दी जो पहले खबीब को देख कर जागती थी। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मुझ जैसी बेबाक लड़की जिसे आप नौकरानी बनाना तौहीन समझते थे, उससे निकाह के लिए क्यों आमादा हुए? वहीबा ने बेखौफी से कहा। मजबूरी, किसी के मान भरे लहजे की मजबूरी। यहाँ भी मामला मजबूरी का ही है। किसी दरिंदा सिफ्त इंसान से बचने की आखिरी सूरत यही नज़र आई थी। उसने भी बेलचक लहजे में कहा। तो ये ड्रामा कब तक प्ले करना है? आज ही सब तय हो जाए तो अच्छा है। खबीब ने बगैर हिचकिचाहट के पूछा। इतनी क्या जल्दी है, या कहीं और कमिटमेंट है? वहीबा ने कारदार लहजे में पूछा। हो भी सकती है, खबीब ने उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। आप आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी शादी करें। उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालते हुए कहा। कहीं कुछ टूटा ज़रूर था। आपका दुम छला साथ लगाकर तो ये निकाह करते वक्त सोचना था कि मुझे अभी कुछ दिनों तक झेलना होगा। वहीबा ने गुस्से से कहा। मैं तो समझा था आप इनकार कर देंगी, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आप जैसी लड़की से जान छूट जाती। मुझ जैसी से क्या मतलब है? आखिर आज बता ही दें आप। आपको ज़्यादा बेहतर पता है, न जाने कब तक आप जैसी मुँहफट और बदतमीज़ लड़की को झेलना पड़ेगा। हाँ, हूँ मैं मुँहफट, इसीलिए मुँहफट हूँ कि आप जैसे बच्चों की सी तरबियत नहीं हुई मेरी। सगी माँ के होते एक ऐसी गोद ने परवरिश की जिसमें ना मोहब्बत की गरमाइश थी, ना प्यार के फाये थे, जहाँ सिर्फ नफ़रत और हसद की आग थी। मेरी माँ और आपकी खदीजा चच्ची से बदला लेने की। मैं हूँ बदतमीज़ और मुँहफट क्योंकि मुझे इस तरबियत में मौजूद खला ने अब नॉर्मल बना दिया है। तो फिर मैं कैसे आप जैसे लोगों की तरह बिहेव करूँ? पूछिए जाकर ताई से कि मैं ऐसी क्यों हूँ, वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगी। और इतनी ही बुरी लगती हूँ तो क्यों बचाया मुझे 2 मरतबा उस दरिंदे से? क्यों पापा को उसकी सरगर्मियों के बारे में इतला दी?
आज उसी के हाथों रुसवा होकर मर जाती तो सबकी जान छूट जाती मुझसे। रोते रोते वो तेज़ी से मुड़ी और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, मगर उसकी बेतरतीब बातें खबीब को उलझा गई। अब मज़ीद वो उस कसौटी को खेलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो तेज़ी से कमरे से निकलकर नफीसा के कमरे की जानिब गया। वो अभी सोने की तैयारी कर ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। हबीब साहब ने बढ़कर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में खबीब को देखकर ठटके। क्या बात है बेटा, खैरियत? उनका हैरान होना बनता था। डैडी, वो मम्मी है? उसने झिझकते हुए पूछा। वो हमेशा से बाप की निस्बत माँ के ज़्यादा करीब था। हैं बेटा, अंदर आ जाओ। उन्होंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। क्या बात है, हिबा ठीक है? नफीसा जो बेड के करीब खड़ी थी परेशानी से आगे बढ़ते हुए बोली। जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। चलो। वो उसके साथ बाहर लॉन्च में आई, मगर वो उनका हाथ थामकर लॉन में बने लकड़ी के बेंच की जानिब बढ़ा। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा दिल हौल रहा है, उन्होंने परेशानी से कहा। उन्हें बेंच पर बिठाकर वो भी उनके करीब बैठ गया। माजी में ऐसा क्या हुआ है जिसने हिबा की पूरी शख्सियत को तोड़ फोड़ दिया? जिससे हारून वाला मामला शुरू हुआ है, मुझे तब से महसूस हुआ कि वह हिबा वो नहीं है जैसा पुप्पो लोगों ने उसे मशहूर किया हुआ है। आज कम अज़ कम इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप सब बड़े जानते हैं, मगर बच्चे नहीं। ऐसी क्या बात है कि उसने दादी को हासिद कहा है? ऐसा क्या राज है कि जिसके तनाजुर में मुझे ऐसा लग रहा है कि खदीजा चच्ची सौतेली माँ नहीं है? प्लीज़ मम्मी, मेरे लिए अब ये सब जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस सब का असर मेरी आइंदा ज़िंदगी में बहुत गहरा पड़ने वाला है। मुझे कुछ अरसे से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं उसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाली हैं और मैं नाहक उसे बदतमीज़, झगड़ालू और बेबाक तस्वुर करता रहा हूँ। आप जानती हैं ना, काशिफ से शादी से इनकार के बाद पुप्पो ने किस किस तरह की वहीबा के बारे में बातें की थी कि न जाने कितनों के साथ उसके चक्कर हैं। यहाँ तक कि कुछ खतूत भी चचा को दिखाए थे, मगर मुझे कुछ अरसे से ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब गलत था और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। नफीसा के हाथ थामे सर झुकाए वो अपनी हर कैफियत उनसे कहता चला गया। और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे सब हकीकत बता नहीं देती। उसके अटल अंदाज पर नफीसा उसे माजी का हर वो वर्क सुनाती चली गई जो बच्चों से अब तक पोशीदा रखा गया था। जैसे जैसे वो सुनता गया वैसे वैसे उसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। जब नफीसा रोते हुए सारा किस्सा सुना चुकी, वो तब भी कितनी देर गुमसुम रहा। कोई इस हद तक भी नफरत कर सकता है? माय गॉड, वो बेयकीनी की कैफियत में था। तुम हमेशा मुझे कहते थे आप वहीबा के लिए इतना नरम दिल क्यों रखती हैं, वो तो इतनी मुँह फट है। मगर वो जिस महरूमी से गुजर रही थी, एक माँ होते हुए मैं कैसे उसके लिए दिल पत्थर कर लेती। खतीजा तो उसे प्यार नहीं कर पाती थी, ना ही कभी तुम्हारी दादी ने उसे वो प्यार दिया था। वो सिर्फ फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, तो अपने तकलीफ दे लम्हों में वो किसकी गोद में छुपती। फिर मैंने खतीजा की जगह उसे समेटना शुरू किया। तुम खुद सोचो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे कहना, सुनना, बताना आता है। वो अपनी हर तकलीफ़ में माँ को ढूंढता है, वहीबा किसको कहती। फिर मैंने अपनी मोहब्बत से उसे इतना एतमाद दिया कि वो अपने दुख दर्द मुझसे कहने सुनने लगी। उसके आंसुओं को भी किसी गोद की ज़रूरत थी जहाँ वो सर रखकर उन्हें बहा सकती। फिर वो सब मुझसे कहने सुनने लगी। मैंने नेहा और फारा को उसकी जानिब बार बार मतवज्जे किया ताकि वो उसके दुख दर्द की सांझी बन जाए। बेटा, वो बहुत अच्छी है, एहसास करने वाली है। अभी वो बहुत तकलीफ के वक्त से गुजर रही है। अभी तो वो माँ बाप की मोहब्बत पर यकीन भी नहीं कर पा रही। तुम उसे समेट लेना। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी बेकसूर को सज़ा नहीं देते। वो भी बेकसूर है। मुझे तो अभी पहले उससे अपने रवैयों की माफ़ी मांगनी है। मैं जो दूसरों के को इंसाफ दिलाने में पेश होता हूँ, इस बात से ही बेखबर था कि मेरे अपने घर में मुजरमों की एक लंबी तादाद है और कोई बेकसूर उनके हाथों खिलौना बना हुआ है। उसने तासुब से कहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसके सामने अब कैसे जा पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी अंधी तकलीद में उससे लफ्ज़ों से बहुत से ज़ख्म लगाए हैं। खबीब को रह रहकर अपनी बातें याद आ रही थी जो वो वक्तन फ़वक्तन उसे सुना जाता था। वो बहुत अच्छी है बेटा, जब उसने अपने माँ बाप को माफ़ कर दिया तो तुम्हें भी कर देगी। नफीसा ने उसे तसल्ली दी। उसका अपने माँ बाप से एक गहरा रिश्ता है, जबकि मुझसे अभी उसका कोई रिश्ता बना ही नहीं। बेटा, रिश्ता तो अल्लाह ने बना दिया, निकाह की सूरत। अब तो तुम्हें उसे आगे लेकर चलना है। इसमें मोहब्बत और चाहत के फूल सजाने अब तुम पर है। तुम किस तरीके से उसे अपनी जानिब माइल करके अपनी ज़िंदगी सहल बनाते हो। उनकी नसीहतों को वो बहुत गौर से सुन रहा था। चलो अब जाओ उसके पास। जितनी मरतबा बुरे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए हैं, उतनी ही मरतबा उससे माफ़ी मांग लो। जब उन्हें अपनी ज़बान से अदा करते नहीं झिझके थे, तो अब माफ़ी मांगने में कैसी झिझक। माँ की बात पर वो शर्मसार हुआ। चलो उठो और जाओ, अल्लाह तुम दोनों में मोहब्बत पैदा करे।
कहते साथ ही उन्होंने खामोश बैठे खबीब को भी उठाया और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ, वहीबा बेड पर कंबल लिए सो चुकी थी। खबीब कुछ लम्हे उसे देखता रहा। सब हकीकत मालूम होने के बाद उसे ना सिर्फ उस पर तरस आया, बल्कि दिल ने कहीं खतरे की घंटियां भी बजाना शुरू कर दी। उसका मेहंदी वाला रूप अभी उसकी नज़रों के आगे से नहीं जा पा रहा था कि आज सजी सवरी वो खबीब को इम्तिहान में डाल रही थी। वो पढ़कर ड्रेसिंग रूम में गया, कपड़े चेंज करके खामोशी से आकर उसे थोड़ा फासले पर लेट गया। बड़ी मुश्किल से आंख लगी। अगले दिन सुबह जब वहीबा की आंख खुली, अपने करीब खबीब को देखकर वो चौंक कर उठी। रात में किस वक्त वो कमरे में आया था वो नहीं जानती थी। रोते रोते वो कब सोई उसे पता ही न चला। उठकर घड़ी पर टाइम देखा जो सुबह के 11 बजा रही थी। जल्दी से पास पड़ी शॉल लपेटती बेड से उतरकर वो वॉशरूम की जाने बढ़ी। मुंह हाथ धोकर जिस लम्हे वो बाहर आई, खबीब उठ चुका था और बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा किसी सोच में गुम था। वहीबा को आते देखकर उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसने वहीबा को मुखातिब किया जो चेहरे पर लोशन लगा रही थी। जी मैं सुन रही हूँ, उसने आहिस्ता से उसकी जानिब देखे बिना जवाब दिया। मुझे अपने हर बुरे और बदसूरत रवैये के लिए माफ़ी मांगनी है। कैसे मिल सकती है, मिल भी सकती है कि नहीं? वो बेड से उतरकर उसके करीब आया जो बेड के सामने रखी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं किसी को माफ़ी दे सकूं, उसने तल्खी से कहा। खबीब ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया। आपको पता है ना, जब तक बंदा माफ़ नहीं करता अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। इतना बड़ा हक तो अल्लाह ने आपको दे दिया, तो फिर आप खुद को इतनी अर्जा कैसे समझ सकती हैं? वो तो खबीब के नरम रवैये और लहजे पर हैरान थी। मुझे मम्मी ने सब बता दिया। मैंने आपको हमेशा वैसे ही देखा जैसे लोगों ने दिखाया। जब खुद से जाना तो मालूम हुआ ये लड़की वो है ही नहीं जैसा हमने समझा था। बस कसूर सारा अपना नज़र आया तो माफ़ी मांगने आ गया। खबीब की बात पर एक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी। ओह, तो ऐसे कहिए ना कि हमदर्दी और तरस खाकर आप मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं। मैंने तो इनके लिए भी दिल में कदरत नहीं रखी जिन्होंने मेरे पैदा होने को किसी के लिए दुख और तकलीफ़ का बायस बना दिया। तो आपके ख़िलाफ़ दिल में क्या कदरत रखनी? उसने खबीब के हाथ अपने कंधों से हटाते हुए फासला कायम किया। मुझे तरस और हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। आप कल भी अपने फ़ैसलों में आज़ाद थे और आज भी हैं। जब चाहें अपनी मनपसंद हस्ती को अपनी ज़िंदगी में ले आइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस इतनी सी गुजारिश है, मुझे इस बंधन से आज़ाद मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे किसी के साथ भी ये रिश्ता बनाना ही नहीं। मुझे मोहब्बत और मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई दिलचस्पी ही नहीं जो धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। बस मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं, ना मैं कभी आपको तंग करूँगी। बस मुझे अब इस घर के सिवा कहीं और जाना ही नहीं। मैं लड़ते लड़ते अब थक गई हूँ। मुझ में और तकलीफ़ों का सामना करने की हिम्मत नहीं। इन्हीं दुखों को सह लूँ तो बहुत है। अपने महसूसात बताकर वो ऐसे खामोश हुई जैसे अब कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं। इससे पहले कि खबीब कुछ कहता, दरवाजे पर नॉक हुआ। वहीबा ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया तो सब बच्चा पार्टी को दरवाजे में खड़े पाया। सुबह बखैर। अब आप लोग नाश्ता के लिए आ भी जाएं या कोई ख़ास सवारी आपके लिए लाई जाए? समारा भाभी ने शरारत से दोनों को देखते हुए कहा। चलें, वहीबा ने तेज़ी से कदम बढ़ाए। अरे लड़की, सब्र करो, अपने मियाँ को तो रेडी होने दो, उसके साथ आओ। बेवकूफ़, हाय मेरे देवर का क्या बनेगा? उन्होंने दुहाई दी। कुछ नहीं बनेगा, मैं तो तैयार हूँ, ना तो मैं आ जाती हूँ नीचे, वहीबा ने उन्हें घूरते हुए कहा। खबीब वॉशरूम में जा चुका था। बेटा जी, अब आप इस घर की सिर्फ बेटी नहीं बहू भी हैं, भाभी ने उसे प्यार से समझाया। अच्छा फिर आप लोग तो अंदर आ जाइए ना, उसने उनका हाथ थामते उन्हें अंदर किया। कैसा लगा मेरा भाई? नेहा ने शरारत से पूछा। वैसे ही जैसे हमेशा से थे। उनकी कौन सा आंखें नाक की जगह लग गई हैं और होंठ माथे पर आ गए हैं। वहीबा ने ऐसा नक्शा खींचा कि सबके कह के गूंज उठे। देख लो तुम्हें क्या कह रही है? वहीबा के वॉशरूम की जाने पूछती। उसे पता ही नहीं चला कब वो वॉशरूम से बाहर आया है। ये बेतुकी बातें तो अब मैंने सारी ज़िंदगी सुननी है, खबीब ने हंसते हुए कहा। गिफ्ट क्या दिया इसने तुम्हें? भाभी असल बात की जानिब आई। वहीबा को अब एहसास हुआ कि इस रिश्ते के वाक़ई में कुछ तकाजे भी हैं जो दुनिया को उन्हें दिखाने हैं। मुझे पता था। सुबह में आप सबको ज़्यादा टेंशन इसी बात की होनी है कि मैंने अपनी बेगम को गिफ्ट क्या दिया, इसीलिए रात को इन्हें नहीं दिया था। सोचा था सबके सामने दूंगा तो आप सबको तसल्ली होगी। कहते साथ ही एक खूबसूरत सी चेन और पेंडेंट लिए वो वहीबा की जानिब बढ़ा और उसे संभलने का मौका दिए बिना उसके पीछे खड़े होकर उसके बाल आगे की जानिब करके चेन उसके गले में पहनाई। वहीबा की तो उसके इतने नज़दीक खड़े होने से जान निकल गई। चेन बंद करके उसने वहीबा के कंधे पर हाथ रखे। अब खुश आप सब? उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छी चॉइस है भाई, सब ने तारीफ़ की। अब आप सबकी
तफ्शीश ख़त्म हो गई है तो बाहर चलें, कहते साथ ही उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। रात में वलीमे के फंक्शन में फ़ोन और पीच कलर की मैक्सी में खूबसूरती से मेकअप किए ब्लैक डिनर सूट में खबीब के साथ स्टेज की जानिब आते हुए वो आज भी कल की तरह या शायद उससे भी ज़्यादा गुमसुम थी। खबीब ने बेख्तियार आगे बढ़ते उसका हाथ थामा। उसने हैरत से खबीब को देखा। उसी लम्हे फोटोग्राफर ने यह मंजर कैद किया। फोटोग्राफर ने कहा है, अपनी शादी पर ऐसा लगता है बंदा स्टूडेंट बन गया है और फोटोग्राफर टीचर। उठो बैठो हंसो, इधर देखो उधर देखो, बीवी का हाथ पकड़ो, हद हो गई, बंदा चुख दी लगता है। खबीब के तबसरे जारी थे। वहीबा के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखरी। खबीब ने उसकी जानिब देखा। न जाने क्या था उस मुस्कुराहट में जो कुछ लम्हों के लिए उसे मस्मराइज कर गई। क्या था इन चंद दिनों में उसे लगा वो अब पहली मर्तबा उस वहीबा से मिला है। उसके माजी को जानने के बाद ये सब हुआ था या ये रिश्ता कायम होने के बाद वो अभी तक उलझा हुआ था। क्या किसी रिश्ते में अल्लाह ने ऐसी तासीर बनाई है कि जिसके कायम होते ही एक शख्स जो बेहद बुरा लगता हो वो यकदम नज़रों को बहाने लग जाए। खबीब की उलझी नज़रें बार बार वहीबा के चेहरे पर पड़ रही थी और वो उलझ रही थी। उसके करीब बैठते या उससे दूर खड़े आज खबीब की सोचों का महवर सिर्फ वही थी और पहली मर्तबा उसने मस्बत अंदाज में उसके लिए सोचा था। मम्मी ने ठीक कहा था, रिश्ता तो अल्लाह ने बना दिया और एक दूसरे के लिए कशिश भी उसने दिलों में डाल दी। ये आपने हमें कुछ लिख कर दिया था। वो उस वक्त लाउंज में बैठा टीवी पर कोई सियासी टॉक शो देखने में मगन था। एक हफ्ते की उसने छुट्टी ले रखी थी जिसमें से 3 दिन तो शादी की तकरीबात की नज़र हो गए थे। आज वो थोड़ा फारिग था, लिहाजा अपने पसंदीदा काम में मशगूल था कि नेहा ने आकर उसे वही सफ़ा दिखाया जिस पर शादी की रात उसने उन्हें ट्रीट देने का लिखा था। वो सुकून नहीं आया तुम लोगों को अभी तक, मेरा सारा बजट ख़राब करके रख दिया। अभी भी ट्रीट की मुसीबत है। मैं डैडी की तरह बिजनेस नहीं चला रहा बल्कि एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। खबीब ने उसे घूरा। व्हाट एवर, तुमने ट्रीट का कहा था, अब मुकरो नहीं वरना हम वहीबा को वापस उसके कमरे में शिफ्ट करवा देंगे। सुमारा भाभी भी लाउंज में आते ही धमकियों पर उतर आए। एक तो हर कोई मुझे यहाँ डराने धमकाने लगा हुआ है। शादी क्या कर ली, लगता है कोई जुर्म कर बैठा हूँ, उसने मसनूही खफके से कहा। लेकर जा रहे हो कि नहीं, सुमारा भाभी ने उंगली उठा के मुँह फुलाते कहा। एक वही थे जिनके गुस्से और नाराज़गी के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। इसीलिए सब ने कोई बात खबीब से मनवानी होती तो उन्हें आगे कर देते। अच्छा बाबा, तैयार हूँ, ले चलता हूँ, बाकी की पार्टी को भी बुला लें, कोई रह ना जाए। उसने खश्मगी नज़रों से उन्हें घूरा। वो दोनों बाकी सबको भी इतला देने पहुँची। चलो भाई, तुम्हारे मियाँ ने आज हातम ताई को भी पीछे छोड़ने का फ़ैसला किया। हम सबको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। जल्दी से तैयार हो जा, वो हमें हाई टी पर ले जा रहा है। वो जो ताई के कमरे में उनसे बातें कर रही थी बेतासुर चेहरे समेत उन्हें देखती रही। मेरा दिल नहीं कर रहा, 3 दिन बाद तो ज़रा सुकून से बैठी हूँ, आप लोग चले जाइए ना, उसने बेजारी से कहा। नफीसा ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। ओहो, क्या हो गया है, बिल्कुल ही आदम बेजार हो गई हो। वो उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर की जानिब चल दी। हिबा बेटी, क्या बात है, खुश नहीं हो क्या? वो जो बेड पर उनके करीब ही बैठी थी। नफीसा ने उसका हाथ थाम कर उसका चेहरा जांचा। पता नहीं ताई, आप सब ने खबीब के साथ ज़्यादती कर दी है। वो मुझे ऐसी लड़की उनको डिज़र्व नहीं करती, उसने आंखें झुकाए दुख से कहा। खबीब ने कुछ कहा, उन्हें तशवीश हुई। नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं मालूम खुशी क्या है, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं आप सबके पास हमेशा रहूँगी। और खबीब, वो फ़िक्रमंद हुई। अपने बेटे से ये बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी कि वो वहीबा को उसके हाल पर छोड़ देगा। क्या फ़ायदा हुआ उसे सब बताने का, उन्होंने दिल में सोचा। ज़बरदस्ती के रिश्ते बस निभाने जाते हैं, हम भी निभा लेंगे। उसकी उदास शक्ल देखकर उनके दिल को कुछ हुआ। खबीब अभी अपनी कैफियत पर उलझा हुआ था तो वहीबा को यकदम कैसे समेट लेता। नफीसा ने खबीब से बात करने का सोचा। अच्छा, अभी तो सब बातें छोड़ो और उठकर तैयार हो जाओ। जिस मकाम पर आज तुम खबीब की ज़िंदगी में हो वो अल्लाह ने तुम्हें दिया है और जो लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं उसे भरने के लिए बहुत से लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। जितनी गलतियाँ जाने अनजाने में ज़िंदगी में हो गई उन्हें अब दोहराओ मत। आगे बढ़कर ज़िंदगी से खुशियाँ हासिल करोगी तो मिलेंगी, तश्तरी में सज कर खुशियाँ नहीं मिलती। अब मैं कोई और बात ना सुनूं, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे उठाकर उसके कमरे की जानिब भेजा। वो बेदिली से कमरे में आई जहाँ ब्लैक जैकेट और जीन्स में खबीब तैयारी के आखिरी मराहिल में था, झुककर अपने शूज़ पहन रहा था। क्या मेरा जाना ज़रूरी है? आप उन सबको ले जाइए, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो अंदर आते ही खबीब से उलझने लगी। जब मैं दूसरी तीसरी बेबी ले आऊँगा
तब आपको मेरे साथ मजबूरी में कहीं जाने की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। मगर इस वक्त मसला ये है कि आप ही मेरी इकलौती बीवी हैं और ये ट्रीट मैं उन्हें हमारी ही शादी की खुशी में दे रहा हूँ। सो बुरा लगेगा अगर मेज़बान ही ना जाए। खबीब की बात पर उसका दिल जल कर रह गया। खुशी है क्या आपको इस शादी की? उसने जले कटे अंदाज में पूछा। चलें, आपसे शादी के गम में ट्रीट दे रहा हूँ, बस खुश। वो उसे तंग करने से बाज नहीं आया। वहीबा गुस्से से अपने कपड़े निकालती तैयार होने चल दी। जान गई थी कि उससे कुछ कहना ही फजूल है। नेट की खूबसूरत से ब्लैक फ्रॉक जिस पर खूबसूरत सी काम वाली कोटी थी, साथ में ब्लैक पजामे और दुपट्टे में वो गुस्से में भरी बाहर आई। ये देखे बिना कि खबीब ने भी ब्लैक कलर के ही कपड़े पहन रखे थे। जल्दी जल्दी कानों में बालियां डाली जिनकी नफीसा और खदीजा हर वक्त ताकीद करती थी। जल्दी से हर बुर्श बालों में फेरकर उन्हें खुला रहने दिया। नेचुरल कलर की लिपस्टिक और बारीक सा आईलाइनर लगाकर वो तैयार थी। मुड़ी तो खबीब को अपनी जानिब मुतवज्जा देखा। एकदम झिझक कर वहीं रुक गई। वो चेन कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? खबीब ने उसके सोने गले की जानिब देखकर पूछा। रख दी है आपकी मनपसंद बीवी के लिए, जो लाएंगे उसी को पहनाइएगा। उसने साइड से निकलना चाहा मगर खबीब ने रास्ता रोका। जब वो आएगी उसके लिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट लाऊंगा, आप टेंशन मत लें। फ़िलहाल तो उसे पहनिए, किसी ने उतरी हुई देखी तो बात का बतंगड़ बनेगा। उसने वहीबा का हाथ पकड़कर उसका रुख फिर से ड्रेसिंग की जानिब किया। फिर खुद ही झुककर दराज में से चेन निकाली। वहीबा ने उसके हाथ से ले ली। मैं खुद पहन लूँगी। उसे लॉक खोलता देखकर वो बोली। हल्का सा रुख मोड़कर पहनने लगी मगर करीब खड़े खबीब के कुलून और उसकी खुद पर जमी नज़रों से उसके हाथों की लर्जिश इतनी ज़्यादा थी कि उससे लॉक बंद नहीं हो रहा था। खबीब ने नरमी से उसके हाथों पर हाथ रख कर हटाए। इतना अफलातून नहीं बनना चाहिए हर वक्त। खबीब की मुस्कुराती आवाज़ में छुपे तंज को वो अच्छी तरह जान गई। अच्छा भला मैंने बंद कर लेना था। आपको किसने कहा था यहाँ खड़े हों? ना खुद चैन से रहते हैं ना रहने देते हैं। अपनी खपत मिटाने के लिए वो खबीब के सामने से हटती बुड़बुड़ाती जूती बदलते हुए तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। दिल था कि बाहर आने को बेताब। किस मुसीबत में डाल दिया सबने। दिल की बदलती हालत पर वो खफा हुई। सब तैयार थे, इकट्ठे सबकी गाड़ियाँ घर से बाहर निकली। ये पहला मौका था कि वहीबा अकेले खबीब के साथ उसकी गाड़ी में सफ़र कर रही थी। दोनों खामोश थे। कभी कभी खामोशी में लगता है बहुत कुछ अनकहा भी कहा जा रहा है। कुछ लम्हों को यादगार बनाने के लिए कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। खामोशी ऐसे लम्हों को और भी खूबसूरत बना देती है। मगर वहीबा को खबीब की ये खामोशी घबराहट में मुब्तला कर रही थी। उसने उसी लम्हे स्टेरियो ऑन किया। एलेक्स और सेरा की आवाज़ ने जैसे खबीब के जज्बात को अल्फाज दिए। मगर सामने भी वहीबा थी जो जज्बात की मुसलसल नफ़ी कर रही थी। उसके नज़दीक खबीब अब जब तक उस रिश्ते को चलाता जाएगा वो सिर्फ हमदर्दी और तरस की वजह से होगा। उसके नज़दीक खबीब का उस पर यह बहुत बड़ा एहसान था कि वो वहीबा को सारी ज़िंदगी अपना नाम देगा। वो किसी और सोच को उस एक सोच पर हावी नहीं आने देना चाहती थी। गाड़ी होटल के आगे रुकते उसके ख्यालात का सिलसिला भी टूटा। अंदर आकर सबके साथ खुशगपियों में वक्त गुजारने का पता भी ना चला। तुम दोनों के लिए हम सब की तरफ से एक सरप्राइज़ है। खाने की चीज़ों की जानिब बढ़ने से पहले काशिफ और वहाज ने टेबल पर खड़े होकर कहा। खबीब और वहीबा कुछ हैरान हुए। काशिफ गो के था तो समीना का बेटा मगर वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी अच्छी नेचर की वजह से ही खबीब उसका रिश्ता अपनी बहन के साथ करने पर आमादा हुआ था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत सा केक उन दोनों के सामने रखा गया जिस पर खूबसूरती से मिस्टर एंड मिसिस खबीब लिखा गया था। ये अल्फाज देखकर दोनों के दिल चंद लम्हों के लिए रुक कर एक साथ धड़के थे। चले जनाब। फहाद ने छुरी वहीबा को पकड़ाई। उसने नज़रें मिलाए बिना अपना हाथ खबीब के आगे किया। खबीब की गिरफ्त में न जाने कैसे जज्बे से मटाए थे जिससे वहीबा की हथेलियों में पसीना दराया था। ब्लैक ब्यूटीज़। पास बैठे लोग खुशगवार हैरत से ये मंजर देख रहे थे। कुछ नौजवान लड़कों ने उन्हें खिताब भी दे दिया। केक काटते साथ ही एक छोटा सा पीस खबीब ने वहीबा की जानिब बढ़ाया। सबकी मौजूदगी के बायस उसे खामोशी से खाना पड़ा। इतनी शराफत से तुम लोग एक दूसरे को खिला रहे हो? सुमारा भाभी ने उन्हें गोया शर्म दिलाई। ये इतना बड़ा पीस इसे खिलाओ। उन्होंने काफ़ी बड़े साइज़ का पीस वहीबा को काट कर खबीब को खिलाने का कहा। खबरदार मेरी बीवी को मत वरगलाइए। खबीब ने उन्हें घूरा। चुप करो तुम, अभी तो हमारे हाथ लगे हो। वहाज हेल्प मी। उन्होंने वहाज को इशारा किया। उन्होंने खबीब को पकड़ लिया। जन मुरीदो भाई तुम पूरे। हिबा खबरदार अगर इनकी बात मानी तो सोच लेना मैं आपका क्या हशर कर सकता हूँ। अपने घर मेरे साथ ही जाना है। वो हिबा को वॉर्न करता हुआ बोला। हिबा किसी धमकी को सीरियस नहीं लेना। कुछ देर के लिए ये भूल जाओ तुम हमारी भाभी हो और भाई की बीवी। तुम वही हिबा हो जो हम सब का लीडर होती थी शरारतों में। वो ना चाहते हुए भी उस माहौल का हिस्सा बन रही थी।
एकदम उसका दिल भी उसे शरारत करने पर उकसाने लगा। उसने शरारती नज़रों से खबीब को देखकर पीस उठाया। वहीबा! खबीब ने बेयकीनी से उसे देखा, मगर भाभी और वहीबा ने मिलकर उसकी अच्छी खासी दरगत बनाई। खबीब वाशरूम जाकर हाथ मुँह धोकर आया। दुश्मनी का आगाज़ हो गया है अब। उसने वहीबा के पास बैठते हल्की सी सरगोशी की। वहीबा उसकी बात किसी खातिर में नहीं लाई। तो ये थी इसकी सेकंड एपिसोड। आई नो मैंने बहुत गलत मौके पर ख़त्म किया इस एपिसोड को, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी एपिसोड और मेरे ख्याल में इसको इधर ख़त्म हो जाना चाहिए था और रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने इस एपिसोड को ख़त्म कर दिया है। एपिसोड ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग काइंडली थोड़ी सी ज़हमत कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ये आपका एहसान होगा मुझ अल्लाह अल्लाह, मुझे कैसे कैसे आप लोगों को बोलना पड़ रहा है, क्या कहूँ अब मैं। चले छोड़ें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। मैं देखती हूँ अगर मैं आज दे पाई, मैं थोड़ी सी आज दे देती हूँ, ठीक है। तीसरी एपिसोड थोड़ी सी चल जाएगी ना, अब देखें इतना तो बनता है, फिर थोड़ी ही दूंगी, कल फिर लॉन्ग दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3-4 एपिसोड और बन सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।